फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो अभी हाल ही में यूपीपीएससी ने एपीओ की परीक्षा करवाई है और इसमें आपने देखा था कि 50 प्रश्न स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से थे। बाकी के जो 100 प्रश्न थे वो टॉपिक वाइज थे। तो यहाँ पर हम 50 प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप सभी प्रश्नों को देखें तो आपको पता चलेगा कि यूपीपीएससी का जो पैटर्न है प्रश्न पूछने का वो काफ़ी बदल रहा है। यहाँ पर आप ये भी देख पाएंगे कि कभी कभी यूपीपीएससी मतलब आपसे प्रश्न जो है वो इस प्रकार से पूछता है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज़ ना करें तो निश्चित रूप से आपका उत्तर वो गलत हो जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। और ख़ास तौर से अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी या फिर आरओ या फिर यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये प्रश्न आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है किस पर? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन था? तो पंजाब का जो रोहतास दुर्ग है उसका निर्माण किया गया था किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, नीचे दो कथन दिए गए हैं और उसमें एक अभिकथन है दूसरा कारण है। तो पहले अभिकथन और कारण को देख लेते हैं। जेनेटिक्स या आनुवंशिकता माता पिता से संतानों तक वंशागत प्रतिरूप में लक्षणों की भिन्नता का अध्ययन है। ये तो करेक्ट हो गया। और वंशागत की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के हस्तांतरण की प्रक्रिया है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीते गए सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो हमें पकड़ना है। कई बार लोग जो सही होगा उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी 8 सीटें, ये सही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भाजपा की सहयोगी पार्टी रही थी, इसने 5 नहीं बल्कि 6 सीटें जीती थी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी ये जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने 2 सीटें जीती थी और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल 6 सीटें जीता था। तो बाकी सब सही है, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान की स्वीकृति की तिथि जो कि संविधान की उद्देशिका में वर्णित है। तो हमें बताना है कि संविधान की उद्देशिका में भारत के संविधान की स्वीकृति की तिथि को बताना है और इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल और जनपद यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें दाऊ जी का जो मंदिर है वो मथुरा में है, लोधेश्वर का मंदिर बाराबंकी में है, श्रृंगेश्वर का मंदिर प्रयागराज में है, श्रृंगी रामपुर का जो मंदिर है यह श्रावस्ती में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? ये बताइए कि ये कहाँ पर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम बताना है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडीज पर्वत। ठीक है। इसके बाद देखिए, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था सर बेंजामिन डिज़रेली के द्वारा। इसका जो विकल्प सी है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फिर आ जाइए 9 पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्री ज्वार का कारण क्या है? तो ये है पारस्परिक गुरुत्वाकर्षणी क्रिया होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये तो पता ही होगा कि जो समुद्री ज्वार होता है क्यों आता है आपको, धरती और चाँद, ठीक है ना। 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। ठीक है। 1885 में आपको याद होगा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। फिर देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको। शासक और राजवंश और राजधानी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो यही हमको यहाँ पर मैच करा देना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 11 है और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये देखो यहाँ पर आंसर प्लेस दिया गया है, यानी कि ए का चौथा सही हो जाएगा। पांड्यों की जो राजधानी थी वो मदुरा थी। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप मैच कराएंगे। पांड्यों की राजधानी कहाँ पर थी? मदुरा थी। और इसके बाद यादवों की राजधानी थी काकती देवगिरी, ये हो जाएगा देवगिरी। काकती की राजधानी थी वारंगल और इस प्रकार से इसको आप मैच कराएंगे। तो क्रमशः बन रहा है 4 3 2 1।
और इसका सही जवाब बन रहा है ऑप्शन डी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तेज़ रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए गए तेज़ रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाला रडार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। जब भी आप ओवर स्पीड चलते हैं, चालान अपने आप आ जाता है या कट जाता है, तो इसके लिए जो यंत्र लगाए गए हैं वो डॉपलर इफेक्ट पर काम करते हैं, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि जियोमारा कास्त्रो निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। जियोमारा कास्त्रो, ये होंडुरास इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, होंडुरास। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी। सही जवाब इसका लाला हरदयाल, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, लाला हरदयाल। और प्रशांत महासागर की धारा कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बताना है आपको कि कौन सी धारा प्रशांत महासागर की नहीं है। धाराओं के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बेंगुला धारा, ठीक है। और एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी। एहोल अभिलेख, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट है, रवि कीर्ति। मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड का उद्देश्य क्या था। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो थोड़ा सा आपको विरोधाभास दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सोचेंगे तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। दोहरी शासन प्रणाली लागू करना यह मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधारों का उद्देश्य था, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1993 को की गई थी। सन तो सही दिया गया है, डेट गलत है, डेट होना चाहिए था 12 अक्टूबर, तभी सही हो जाता। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था। मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसके वास्तुकार कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज विटेट, विकल्प सी सही है इसका। मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जॉर्ज विटेट थे। और बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है या हैं। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था और उन्होंने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। तो यहाँ पर देखो जो दोनों के दोनों विकल्प हैं, दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं, ठीक है, दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। तो विकल्प में विकल्प डी इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो यहाँ पर देखिए आपका विकल्प दिया गया है ए बी सी डी। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है इसके। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक होता है, ये करेक्ट है। और उच्च साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से प्रत्यक्ष संबंध है, ये भी करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प डी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्गीय लता मंगेशकर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या है। तो पहला कथन है वे 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी, ये तो करेक्ट है। और अगला इसमें विकल्प दिया गया है, उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से भारत रत्न प्राप्त किया था। तो 2001 में प्रणब मुखर्जी जो थे वो राष्ट्रपति नहीं थे, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प है केवल फर्स्ट वाला सही है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन बी। भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। बीमा क्षेत्र को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, तो ये तो आपको पता है, ये 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। प्रश्न है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा ये आपको बताना है। तो 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये करेक्ट है। 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। यहाँ पर देखो जो उत्तर होगा आपका वो ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी। पेडोलॉजी अध्ययन है किसका। अब पेडोलॉजी और पेडागाजी में अंतर होता है ना, तो पेडोलॉजी का जो अध्ययन होता है, पेडोलॉजी वो संबंधित है आपके मृदा से, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प जो होगा वो मृदा होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता भी हूँ आपको, इसमें विकल्प है हाँ मिट्टी, मिट्टी यानी कि मृदा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन का क्या पूछा गया था कि मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है।
मराठों के संदर्भ में पूछा जा रहा है। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित थी और रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली। तो यहाँ पर देखो जो पहला विकल्प है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जो पहला विकल्प है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था वाला। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा केवल 2 सही है। रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली थी, ये सही है। तो केवल 2 वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। और दूसरा विकल्प है यवनों को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पहला विकल्प तो सही है, दूसरा विकल्प हो जाएगा 20 नहीं 2, तो पहला ही केवल सही रहेगा। यहाँ पर 27 का केवल 1 सही है इसमें, ठीक है। 27 का केवल 1 वाला इसमें सही है, तो यानी कि इसका जो विकल्प बी होगा वो करेक्ट रहेगा। फथोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए होता है? फथोमीटर का जो प्रयोग होता है वो ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सागर की गहराई। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो सागर की जो गहराई होती है उसे फथोमीटर या फेदोमीटर से नापा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता से इसका कोई संबंध नहीं है, ये गलत शायद मैंने बोल दिया था अभी, उसको गलत मान लेना। सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। पुस्तक द 10 मिलियन डॉलर पुस्तक है द 10 मिलियन डॉलर ड्रीम के लेखक कौन है? तो ये काफ़ी चर्चित किताब रही है, इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए तारीख़ रसीदी के लेखक कौन थे? तारीख़ रसीदी के लेखक कौन थे? मिर्ज़ा हैदर दुगलत। 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक कौन था? गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक कौन था? 32 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यस ए डांगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक एस ए डांगे वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 पे आ जाइए और इसका जवाब क्या हो जाएगा? लोक सेवा आयोग और अनुच्छेद, ठीक है। तो 33 है, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सदस्यों की नियुक्ति, लोक सेवा आयोगों के कृत्य, लोक सेवा आयोगों के व्यय और लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है और इसमें जो ऑप्शन बी था वो करेक्ट है इसका। तो 33 का जो ऑप्शन बी है करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मई 2022 में भारत का थल सेना अध्यक्ष बनाया गया? तो भारत का जो थल सेना अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे जनरल मनोज पांडे, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। फिर देखिए 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसने जीता था? सही जवाब इसका हरियाणा ही है। ऑप्शन बी करेक्ट है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देखो यहाँ पर नॉर्मनी बोरलाग, वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन में से कोई उत्तर नहीं होगा। सही जवाब इसका ऑप्शन ए बनेगा, विलियम गॉड। इसको विलियम गाउड भी कहते हैं, आपको याद आ रहा होगा। सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आइए सूचियों को देखते हैं, इसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं उससे इसको मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर है 37। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है ए का सही जवाब हो जाएगा कोलोन। कोलोन शहर राइन नदी। इसके बाद फिर आ रहा है आपका बी बसरा। बसरा जो है सत अल अरब के तट पर बसा हुआ है, तो दूसरा विकल्प सही है। उसके बाद है सी का 3 हो जाएगा डियार बाकिर, टिगरिस या टाइगरिस, टिम्बकटू नाइजर। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन बी बन जाएगा, ऑप्शन बी। कार्बन रेशे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है या है? कार्बन रेशे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है या है? तो कार्बन रेशे नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ हैं, करेक्ट है। कार्बन रेशे इस्पात से प्रबल और एल्यूमिनियम से हल्के होते हैं, तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। 38 है क्वेश्चन नंबर, जिसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? 8वीं बार। तो पंकज आडवाणी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 39 का सही जवाब ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? कैस्पियन सागर से किस देश की सीमा नहीं मिलती है, ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें 2-3 प्रश्नों में हो सकता है कि आपको जो है वेरिएशन देखने को मिले,
और थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, लेकिन फिर भी इस आंसर की को जहाँ तक प्रयास किया गया है 100% इसे शुद्ध रखने का प्रयास किया गया है। दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन में संबद्ध प्रस्ताव किसने रखा था? दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन में संबद्ध प्रस्ताव रखा गया था, किसके द्वारा? CR दास के द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, CR दास। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है? 42 सही जवाब हो जाएगा इसका। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये गलत हो जाएगा। यह भूमध्य रेखा पर स्थित है, करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पर जो उत्तर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या है? तो यहाँ पर देखिए, यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित है, ये गलत है। तो केवल जो है विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट होगा, केवल एक वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जो कि विकल्प बी में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का, ये तो आप जानते ही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में सूची जो मिलती है किस जैन ग्रंथ में मिलती है? तो ये मिलती है भगवती सूत्र में, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने अप्रैल 2022 में किया? तो अप्रैल का करंट अफेयर है ये, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में से निम्न में से कौन सा एक इसका सदस्य नहीं है? 46 सही जवाब है ऑप्शन डी, केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में से कौन सा एक इसका सदस्य नहीं है? केसी नियोगी। बाकी सब प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, प्रोफेसर रमेश चंद्र सब इसके सदस्य हैं। अप्रैल से किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था FINA द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से 9 माह तक भाग लेने से इस आधार पर प्रतिबंधित किया गया कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था? ये काफ़ी चर्चा में रहा था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका नाम था एवगेनी रायलोव, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 2022 अप्रैल में एवगेनी रायलोव काफ़ी चर्चा में रहा था, यह नाम आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो उसको याद करिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है आपको, कौन सा सही सुमेलित है, बाकी सब असुमेलित हैं, एक इसमें सही सुमेलित है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है। ठीक है, उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कहता है कि एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और फिर है आपका जो अगला क्वेश्चन, कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है तांगानिका झील, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये है आपका अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की जो परिभाषा है वो आपको मिलेगी अनुच्छेद 110 में, तो विकल्प ए करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेशन रहा ये काफ़ी अच्छा रहा आप लोगों के लिए, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।